सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहली न्यूज़ जो है वो इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस है। ESG, इंडिगो पहला इंडिया का कैरियर बन गया जिसने पब्लिश करा ESG रिपोर्ट, जो बेसिकली शोकेस करता है एफर्ट्स जो सस्टेनेबल एविएशन की तरफ है। ESG क्या है? ESG रिपोर्टिंग एक सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है जो डिस्क्लोज करती है डेटा ऑर्गेनाइजेशन का और सेटअप करती है इन्वायरमेंटल सोशल एंड कोऑपरेट गवर्नेंस कंसिडरेशन और वैल्यू क्रिएट करते हैं कंपनी की या इम्पैक्ट करते हैं जो इसकी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट फ्यूचर स्ट्रैटेजी। ये पार्ट है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। इसमें 2-3 चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। पहला है बिजनेस रेजिलियंस, जो इनहांस एबिलिटी करता है और विड्रॉ करता है इकोनॉमिक ट्रांजिशन। इसके अलावा इंक्रीज एक्सेस टू कैपिटल मिलता है जो अट्रैक्ट करती है गवर्निंग ग्रोइंग सस्टेनेबल फंड्स। इंडिया में 6 आउट ऑफ प्रेजेंट 8 ESG जो है म्यूचुअल फंड के थीम पे है, जो लॉन्च हुए थे 2020 में ही। कंप्लाइंग होता है यहाँ पे रेगुलेटरी नीड्स का, जो अदर कंट्रीज़ का है जो कम्पीट करते हैं ग्लोबली। जितनी भी कंपनीज है मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ जो EU में, उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है ESG। अगर स्टेटस की बात करें ESG का इंडिया में, तो बिजनेस एंड रिपोर्टिंग सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो है ये लिस्टेड एंटिटीज़ करती है। यहाँ पे सेबी नोटिफाई करता है इंक्लूजन ऑफ ESG रिपोर्टिंग। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो है एप्लीकेबल है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ में मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू। रिपोर्टिंग जो PSRS की होती है वो वॉलंटरी होती है फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक, मैंडेटरी होती है 2022 से लेकर 2023 तक। एलिमेंट्स क्या है ESG के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वायरमेंट है पहला, रिसोर्स यूसेज, एयर एमिशन, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, कंप्लायंस। सेकंड है सोशल में एम्प्लॉयज़ वर्क रिलेटेड डिस्क्लोजर, कम्युनिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर हो गया, कंज्यूमर रिलेटेड डिस्क्लोजर हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो रोल ऑफ बोर्ड जो सस्टेनेबिलिटी पे है कंडक्ट करते हैं रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। इसके अलावा यहाँ पे अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। पहला है अर्थ ओवरशूट डे। तो अर्थ ओवरशूट डे जो बेसिकली डेट को मार्क करता है जब ह्यूमैनिटी डिमांड जो है इकोलॉजिकल रिसोर्स के लिए होते हैं, सर्विसेज के लिए होती है, गिवन ईयर में होती है, एक्सीड करती है क्या अर्थ ने रीजनरेट करा है इस ईयर में। होस्ट और कैलकुलेट किसके द्वारा होती है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के थ्रू 1970s में। 29 जुलाई अर्थ ओवरशूट डे था 2021 के लिए। लास्ट ईयर जो अर्थ का ओवरशूट डे था वो 22 अगस्त में था, जो कि एक एक्सेप्शन है एडवांसिंग ट्रेंड का। ओवरशूट टिल 2019 29 जुलाई, ये जो ईयर है प्री 2020 ट्रेंड है और ये रिटर्न हो गया है ड्यू टू इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, और इंक्रीज होता है यहाँ पे CO2 एमिशन का बाय एनर्जी सेक्टर। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें बेस्ट, तो टाटा पावर सोलर सिस्टम जो है उसने बिल्ड करा था 50 मेगावाट पावर का सोलर PV प्लांट, जिसमें 50 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट करता है फाइलैंग विलेज में लेह लद्दाख में। इंडिया का पहला कोल लोकेटेड लार्ज स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। बेस्ट डिवाइसेस जो है इनेबल करते हैं एनर्जी रिन्यूएबल से, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, जो कि स्टोर होते हैं और फिर रिलीज़ कराया जाता है जब कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है पावर की। इसमें लिथियम आयन बैटरीज होती है जो बेसिकली मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक कार्स होती है जो करंटली डोमिनेट करती है स्टोरेज टेक्नोलॉजी को, और लार्ज स्केल प्लांट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स में हेल्प करते हैं, इंश्योर करते हैं रिलायंस सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा की ग्रिड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में बैटरीज आती है, पंप हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज आते हैं जो कंप्रेस करते हैं एयर स्टोरेज शॉर्टेज में। थर्मल स्टोरेज हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया। ग्रीन डिपॉजिट की बात करें तो रिसेंटली HDFC ने इंट्रोड्यूस करा है ग्रीन डिपॉजिट रिटेल कस्टमर्स के लिए। ग्रीन डिपॉजिट एक टर्म डिपॉजिट है TD, जो यूज्ड होता है इन्वेस्ट करने के लिए, एक इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट इनिशिएटिव जो प्रमोट करता है ट्रांजिशन, लो कार्बन, क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमी में।
इसमें रिलायबल एनर्जी आती है, एनर्जी एफिशिएंसी आ गया, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट आ गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ग्रीन बिल्डिंग आ गया, और हेल्प करता है नेट ज़ीरो स्ट्रैटेजी में, जो प्रोवाइड करता है फंड ऑर्गेनाइजेशन को, रीबिल्ड करता है, ट्रांजिशन करता है बिजनेस को टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, और ये हेल्प करता है मीट करने के लिए एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा लास्ट न्यूज़ इसकी जो है वो है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो है इंडिया में कहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने कमीशन करा है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट जो है 25 मेगावाट का रिजर्वायर पे सिमाद्री थर्मल स्टेशन में विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है। प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है कि वो जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी 7000 हाउस होल्ड की, जो कि 1 लाख से सोलर पीवी से मॉडल से ज़्यादा है। ये फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है जो सेटअप होता है फ्लेक्सिबलाइजेशन स्कीम में, नोटिफाई होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में, जो अलाउ करता है पावर जनरेशन कंपनीज को कि वो मीट करे सप्लाई ऑब्लिगेशन वाया रिन्यूएबल पावर में इंस्टेड ऑफ थर्मल वंस। डैम सेफ्टी की बात करें, 4.8 का न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन करा है 250 मिलियन प्रोजेक्ट का डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप फेज 2 में, जो एग्जिस्टिंग डैम सेफ और रेजिलियंस पे बात करता है। ड्रिप की बात करें, डैम रेजिलियंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है स्टेट सेक्टर स्कीम है, जो एक सेंट्रल कॉम्पोनेंट है। इनिशिएट होता है 2012 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ था, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वर्ल्ड बैंक से है। ये ब्रिज करता है फंडिंग गैप को, प्रोवाइड करता है अर्जेंट फाइनेंस को स्टेट्स को, ताकि वो रिपेयर करें, मेंटेन करें डैम्स को। ड्रिप बेनिफिट में क्या है, सपोर्ट करता है डैम एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर करता है एनवायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन, इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टिंग डैम, एनहांस करता है सेफ्टी पब्लिक की, प्रॉपर्टी की और रिवराइन इकोलॉजी की। ये क्रिएट करता है इम्प्रूव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट क्लाइमेट चेंज के लिए, और रिड्यूस करता है रिस्क एसोसिएट एजिंग डैम्स के साथ। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। 80% जो टोटल प्रोजेक्ट का है वो वर्ल्ड बैंक देगा एज ए लोन या क्रेडिट, और रिमेनिंग 20% जो है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। इसका फेज़ 1 की बात करें तो इस समय ये एड्रेस करते हैं हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल सेफ्टी 223 डैम्स के, जो लोकेटेड है 7 स्टेट्स में, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड। इसमें 10 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी बोर्ड पे। आउट ऑफ 223 मेजर रिहेबिलिटेशन वर्क जो है वो कंप्लीट होगा 221 डैम्स पे। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इंटरेस्ट करता है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन पे, सक्सेसफुली क्लोज हुआ था 2021 में मार्च के महीने में। ड्रिप 2 और ड्रिप 3 की बात करें तो ये सक्सेसफुल, जब ड्रिप 1 का फेज़ 1 का कंप्लीट हो गया था तो उसी बेस पे ये सेकंड और थर्ड निकला था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इनिशिएट करा था एक्सटर्नल फंड ड्रिप फेज़ 2 के अंडर और फेज़ 3 के अंडर। नई स्कीम में 19 स्टेट्स और 3 सेंट्रल एजेंसी जो है बोर्ड पे, उन्हें अप्रूव करा था रिहेबिलिटेशन प्रोविजन 736 डैम्स का। ये स्कीम 10 साल की ड्यूरेशन पे है और ये इम्प्लीमेंट होगा 2 फेज़ पे। एज ड्यूरेशन जो होगी 6 ईयर्स की होगी और उसमें 2 साल का ओवरलैपिंग होगा। ड्रिप 2 को फाइनेंस होगी 2 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से या फंडिंग एजेंसी से, वर्ल्ड बैंक जो पहले भी था, अब यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी है जो फंड करेगा 250 मिलियन ईच। फंडिंग पैटर्न क्या होगा, 80:20 रहेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, 70:30 होगा जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और 50-50 होगा सेंट्रल एजेंसीज के लिए। ये स्कीम जो है प्रोविजन है इसका सेंट्रल ग्रांट जो होगा 90% लोन अमाउंट का स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है आपका मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड। यहाँ पे फीचर्स आप देख सकते हो बॉक्स में 2 और 3 का। प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथिंग ऑफ स्टेट्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और अदर स्टेक होल्डर्स। प्रमोट करता है सस्टेनेबल डैम सेफ्टी कल्चर। कंट्रीब्यूट करता है आत्मनिर्भर भारत वाटर सिक्योरिटी मॉडल फॉर कोऑपरेटिव मॉडल फॉर सेंटर स्टेट एक्टिव पार्टिसिपेशन। रेजिलिएंट डैम्स, रेजिलिएंट कम्युनिटीज प्रिपेयरिंग फॉर क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस है इसमें। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो डैम सेफ्टी पे है, यह है धर्मा डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग, एक वेब टूल है जो डिजिटाइज करती है जितने भी डैम से रिलेटेड डेटा है इफेक्टिवली, और ये हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक एसेट हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो लार्ज स्केल डैम्स पे रहती है कंट्री में। इनेबल करता है अप्रोप्रिएट एक्शन जो इंश्योर करता है नीड बेस्ड रिहेबिलिटेशन, और ये एक नए स्ट्राइड है एसेट मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे इंडिया के द्वारा। स्पेसिफिक हजार्ड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक वेब बेस्ड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन टूल है जो कि CWC ने डेवलप करा था, सेंट्रल वाटर कमीशन डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो एस्टिमेट करता है
रेगुलेशन जो डैम के रिगार्डिंग है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एनालाइज करता है क्या मेजर डैम का फेलियर है, जिससे करता है चेंजेस सेफ्टी प्रैक्टिसेस में। इसके अलावा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने इम्प्लीमेंट करा है पॉलिसी नेशनल कमेटी की, जो रिजॉल्व करते हैं मैटर्स स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी SDSO की या कोई भी डैम ओनर की स्टेट में। इसके अलावा डैम्स कितने हैं इंडिया में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो रैंक है 3rd है ग्लोबली, आफ्टर चाइना और US के बाद इंडिया आता है, जो कि डैम की संख्या में आता है। ये वाइटल है, जो इंश्योर करता है वाटर सेफ्टी कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट सेफ्टी। डेटा के हिसाब से नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम जो है NRLD जो है 2018 में आया था। इसका डेटा के हिसाब से मैक्सिमम जो डैम्स हैं इंडिया में वो महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स। मेजर डैम्स जो इंडिया में है वो अगर बात करो, हाईएस्ट डैम जो है वो टेहरी पे है उत्तराखंड में, जो भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया। लॉन्गेस्ट डैम की बात करो तो हीरोकुंड डैम है उड़ीसा में, महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया। सबसे ओल्डेस्ट जो है आपका, तो ये ओल्डेस्ट डैम है कालनी डैम, जो तमिलनाडु में बनाया गया है कावेरी रिवर के ऊपर, और ये 2000 साल पुराना है। तो ये समझ सकते हो कितना पुराना है कालनी डैम, जो कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो हम मेजर डैम्स देख लेते हैं अब यहाँ पे मैप के थ्रू। तो ये आई थिंक उत्तराखंड के आसपास का ये नथपा झाकरी डैम, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये है भागर नंगाल डैम है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका टेहरी डैम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो उत्तराखंड में हमने देखा है, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा सागर डैम है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आई थिंक मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में होगा। खोना डैम देख लीजिए ना, और इडुक्की डैम है केरला में, बाढ़ आई थी इडुक्की, जब याद करो आप केरला में इडुक्की वाला। उसके बाद आपका तमिलनाडु का होगा श्री सैलम डैम, और उसके ऊपर जो है आपका ये स्टेट जो है वो है आई थिंक ये आपका नागार्जुन सागर डैम है। उसके बाद हीराकुंड उड़ीसा में हम देख लिया है। तो ये कुछ मेजर डैम्स हैं जो आपने मैप पे देख लिए हैं। इसके बाद हम रिपोर्ट्स की तरफ पढ़ते हैं। रिपोर्ट्स कौन कौन से निकले? पहला है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट, नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निकाली है। इसकी की फाइंडिंग है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है वर्ल्ड में। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो 3rd ऑफ द वर्ल्ड एवरेज है, और ये बढ़ता रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन जो है वो सोलर के फॉर्म में और विंड के फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन जो है वेरिएबल रहता है स्टेट के हिसाब से। इंडिया का पावर सिस्टम जो है एफिशिएंटली इंटीग्रेट करता है रिन्यूएबल, जैसे 175 गीगावाट 2022 तक और 450 गीगावाट बाई 2030। ये रिक्वायर करता है आइडेंटिफिकेशन रिसोर्सेज का, प्रॉपर प्लानिंग का, रेगुलेटरी पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यूनिसेफ ने निकाला है। तो यूनिसेफ के हिसाब से जो आप देखो तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये निकाला है। CCRI चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंक करता है कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन कितने वनरेबल है चिल्ड्रंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कितने। CCRI एक स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू 2 पिलर्स जो है सेंट्रल पिलर्स, जो हम आगे जाके देखेंगे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है उसने टॉप करा है इंडेक्स को 163 कंट्री में। इसके अलावा पाकिस्तान 14 पे है, बांग्लादेश 15 पे, अफ़गानिस्तान 25 पे है और इंडिया 26 पे है, ठीक है। ये 4 साउथ एशियन कंट्रीज है जहाँ पे चिल्ड्रंस एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हैं, जो हाई रिस्क है इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो CCRI जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है पिलर 1 में एक्सपोज जो क्लाइमेट या एनवायरमेंटल शॉक्स या स्ट्रेस में आपका वाटर स्कैसिटी, रिवाइन फ्लड, कोस्टल फ्लड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेक्टर बोर्न डिजीज, हीट वेव, एयर पोल्यूशन, सॉइल वाटर पोल्यूशन, ये सब है। पिलर 2 में चाइल्ड वनरेबिलिटीज़ में चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन और पॉवर्टी जैसी चीज़ें हैं। तो आप इसको देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और इसके पिलर को भी देख लो ना। और इसी के साथ अच्छा, इसमें जो लास्ट चीज़ है वो है पेज नंबर 3, जो PT 365 के अंडर सेक्शन 111 जो है, जिसका टाइटल था एमिशन गैप रिपोर्ट 2020, वो जिसमें मेंशन किया था ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है कंट्रीब्यूट करती है, इंक्रीज करती है 4% पर ईयर सिंस 2010। ये जो फैक्ट है गलत है, तो आप इसको ठीक कर लो ना। करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो कंटिन्यू हो 4 है पर ईयर सिंस 2010। तो बस ये छोटा सा चेंज है, डेटा जो है, जो करेक्ट डेटा है 1.4 है ना कि 4 है। तो इसी के साथ ही ये ख़त्म होती है। नेक्स्ट में हम सोशल इश्यूज़ कंप्लीट करेंगे, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए बाय।